नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप जीएसटी R1 में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्री किस तरीके से दिखाएंगे और इसका कुछ बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी R1 का टेबल आपके सामने ओपन है। यहाँ पर 9B का टेबल है जिसमें रजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की एंट्री करना है और दूसरा टेबल 9B का ही है जिसमें अनरजिस्टर्ड का क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंट्री करना है। तो जो रजिस्टर्ड में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंट्री होगा वह तो जो सेल आपने B2B का कर रखा है, जो सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किया है और जिस सप्लाई को आपने 4 वाले टेबल में दिखाया है, अगर उसके सामने आप कोई जीएसटी का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट तैयार करते हैं तो उसकी एंट्री इस रजिस्टर्ड वाले कॉलम में जाएगी। यह तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दूसरा जो अनरजिस्टर्ड वाला यहाँ टेबल दिया हुआ है कि अनरजिस्टर्ड का अगर आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट तैयार करते हो तो उसकी एंट्री इसमें जाएगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो अनरजिस्टर्ड को सेल किया, यानी कि आपने जो B2C सप्लाई किया है, उस सप्लाई को आपने दो टेबल में दिखाया है। कहां? एक तो आपने 5 वाले टेबल में दिखाया है B2C लार्ज वाले इनवॉइसेज में, और दूसरा आपने 7 वाले टेबल में दिखाया है B2C अदर्स में। लेकिन अगर आप B2C के सामने कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट तैयार करते हो यानी कि अनरजिस्टर्ड वाला, तो यहां पर आपको एक ही टेबल दिया हुआ है, एक ही टेबल दिया हुआ है कि अनरजिस्टर्ड वाले क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की एंट्री के लिए। लेकिन आपने सप्लाई तो दो टेबल में दिखाया है, तो किस तरीके से आपको एंट्री करना है? यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपने जो 5 वाले टेबल में दिखाया B2C लार्ज वाला और जो 7 में B2C अदर्स का दिखाया है, किसी का भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा क्या? आप ये 9B वाले अनरजिस्टर्ड वाले में एंट्री करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है? देखिए, जो 9B का आपका अनरजिस्टर्ड का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट दिख रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो सप्लाई आपने B2C लार्ज इनवॉइस वाले में कर रखा है, यानी कि जो सप्लाई आपने 5 वाले टेबल में दिखाया है। किसमें? 5 वाले टेबल मतलब B2C लार्ज। अगर B2C लार्ज के सामने कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपका बनता है, सिर्फ वही क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इस अनरजिस्टर्ड वाले कॉलम में जाएगा। मैटर क्लियर हुआ कि जो अनरजिस्टर्ड वाला क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाला है, अगर B2C लार्ज वाले के सामने है तो ही इसमें एंट्री होगा। मतलब जो अनरजिस्टर्ड वाला कॉलम है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाला, सिर्फ और सिर्फ B2C लार्ज के सामने अगर आपने कोई तैयार किया है, उसकी एंट्री इसमें होगी। ओके, या तो क्लियर हो गया। अभी हमने B2C अदर्स में भी सप्लाई दिखाई है, मतलब जो 7 वाले टेबल में दिखा रखा है, तो उसके सामने अगर हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाते हैं तो उसकी एंट्री कहां होगी? तो उसके लिए कोई टेबल नहीं दिया हुआ है। यह क्लियर हो गया कि अगर जो सप्लाई आपने B2C अदर्स 7 वाले में दिखाया है, यहां पर अगर इसके सामने आप कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट तैयार करते हो तो भैया उसके लिए जीएसटी R1 में अलग से कोई टेबल नहीं दिया हुआ है। तो उसको कहां दिखाना है? उसके लिए भैया 7 वाले ही टेबल में आपको एडजस्टमेंट करके डाल देना है। मतलब जैसे आपने B2C 7 वाले टेबल्स में, अदर्स में सप्लाई दिखाई है 1 लाख की, और आपको बाद में उस पे 10,000 रुपए का डेबिट नोट देना है। तो जब 10,000 का डेबिट नोट देना है, इसके मतलब आपकी सेल 10,000 और बढ़ी। तो इसी 7 वाले कॉलम में 1 लाख में 10,000 और ऐड कर देना है, मतलब 1,10,000 की एंट्री एडजस्टमेंट करके इसी में एंट्री कर देना है। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख की सप्लाई दिखाई इसमें और आपको 10,000 का क्रेडिट नोट देना है, मतलब कि 10,000 का सेल माइनस करना है। तो इसी 7 में टेबल में आपको 1 लाख में से 10,000 माइनस करके यानी कि 90,000 एडजस्टमेंट करके दिखा देना है। तो यहां मैटर यह क्लियर हुआ कि अगर आपने B2C अदर्स यानी कि B2C स्मॉल इनवॉइसेस दिखाया हुआ है 7 नंबर टेबल में, और इसके सामने अगर कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आता है,
तो उसके लिए अलग से कोई टेबल नहीं है, आपको इसी 7 वाले ही टेबल में प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करके आपको दिखा देना है। और अगर 4 वाले टेबल के सामने B2 बी वाले के सामने कोई डेबिट क्रेडिट नोट होगा तो यहाँ रजिस्टर्ड वाले में जाएगा, और अगर 5 वाले टेबल में आपने जो सेल दिखाया है B2C लार्ज का होगा, अगर उसके सामने कोई डेबिट क्रेडिट नोट होगा तो ये अनरजिस्टर्ड वाले क्रेडिट नोट डेबिट नोट में जाएगा। अगर 7 वाले के सामने है तो भैया उसी 7 वाले ही टेबल में आपको एडजस्टमेंट करके लिख देना है। तो यह जो कंफ्यूजन होगा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले की एंट्री कैसे होगी, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये जो 11A टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड और दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, और इसको समझाने के लिए मुझे पूरा टैली में एंट्री करना पड़ेगा, और टैली में एंट्री करके मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एडवांस पेमेंट जो आप रिसीव करोगे किस तरीके से आप उस पर टैक्स की लायबिलिटी अपनी दिखाएंगे अपनी टैली में, और किस तरीके से GST R1 में दिखाएंगे। उसके बाद जब आप उस पार्टी का इनवॉइस बना देंगे, फिर उस लायबिलिटी को कैसे एडजस्टमेंट करके आप खत्म करेंगे अपने टैली में, और फिर किस तरीके से GST R1 में उस लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। अगली वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इन दोनों टेबल पे डिस्कस करने वाला हूं, और उसके लिए पहले मैं आपको टैली में एंट्री करके बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।